मैं बताऊंगा आप लोगों को आज एग्रीगेट्स के ऊपर वीडियो है। ठीक है, एग्रीगेट्स क्या होता है, फाइन एग्रीगेट्स क्या है, कोर्स एग्रीगेट्स क्या है, कहाँ पे हम लोग एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला चीज़ है एग्रीगेट्स प्रोवाइड द बल्क स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसेस श्रिंकेज। इनका काम है ये बल्क बनाता है, मतलब द मेन पोर्शन ऑफ द मेन पोर्शन ऑफ द मटेरियल बनाता है। स्ट्रेंथ है उनके ऊपर डिपेंड करता है। रिड्यूसेस श्रिंकेज टू इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट। एग्रीगेट्स आर यूज्ड इन टू साइजेस। बल्क डेंसिटी के लिए एग्रीगेट से दो साइजेस में यूज करते हैं, या तो एक बिगर साइज बड़ा वाला साइज का यूज करता है, या तो छोटा वाला साइज का यूज करते हैं। जो ज़्यादा साइजेस के हैं उनको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बताएंगे, जो छोटा साइजेस है उनको हम लोग फाइन एग्रीगेट्स बताएंगे। फाइन एग्रीगेट्स वो एग्रीगेट्स है जो कि सैंड होता है, और कोर्स एग्रीगेट जो होगा वो ग्रीट होगा। फाइन एग्रीगेट जो होगा उनका साइजेस जो है 4.75 से छोटा होना चाहिए, और कोर्स एग्रीगेट जो ग्रीट है उनका साइजेस 4.75 mm से ज़्यादा होना चाहिए। द कोर्स एग्रीगेट्स फॉर्म्स द मेन मैट्रिक्स ऑफ द कंक्रीट एंड द फाइन एग्रीगेट्स। कोर्स एग्रीगेट मेन मैट्रिक्स को फॉर्म करता है, और फाइन एग्रीगेट जो है वो फिलर मटेरियल के हिसाब से काम करता है, फिल करता है बाकी स्पेसेस को। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है एग्रीगेट्स का। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में है नेचुरल एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स। नेचुरल एग्रीगेट्स में हो गया इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इनके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया कि सेडिमेंटरी रॉक क्या है, इग्नियस रॉक्स क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल रॉक्स वही रॉक्स हो गया जो कि हम लोग आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ब्रिक्स का क्यों ना हो रॉक्स। ठीक है, ब्रिक्स को तोड़ के क्यों ना हो, या ब्लास्ट क्यों ना हो। ठीक है, और साइज के ऊपर अगर देखा जाए तो कोर्स एग्रीगेट्स होगा, फाइन एग्रीगेट्स होगा, और ऑल इन एग्रीगेट। ऑल इन एग्रीगेट्स का मतलब है जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों को मिला के हम लोग ऑल इन एग्रीगेट्स बताते हैं। ठीक है, फाइन एग्रीगेट जैसे मैंने अभी बताया था कि फाइन एग्रीगेट्स जो है वो 4.75 mm से छोटा होना होगा, एंड कोर्स एग्रीगेट्स वही एग्रीगेट्स है जो 4.75 से ज़्यादा होते हैं, अप टू 80 mm साइज होता है। ठीक है, और ऑल इन एग्रीगेट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फाइन एग्रीगेट्स एज वेल एज कोर्स एग्रीगेट्स। शेप के ऊपर अगर देखा जाए तो एग्रीगेट्स का क्या क्या शेप है। एक हो गया राउंडेड एग्रीगेट्स, एक हो गया इरेगुलर एग्रीगेट्स, एंगुलर एग्रीगेट्स, फ्लैकी एग्रीगेट। एंगुलर एग्रीगेट्स का मतलब है जिसका शेप जो है अलग ही टाइप हो सकता है। एंगुलर मतलब इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है। फ्लैकी का मतलब क्या है, जो जिसका लेंथ हो, लंबा टाइप ऑफ एग्रीगेट्स और फ्लैकी एग्रीगेट्स। इरेगुलर भी अलग ही टाइप ऑफ शेप है, और राउंडेड का मतलब जो राउंड टाइप का होता है। सभी के बारे में एक चीज दे के रखा है कि उसमें मिनिमम वॉइड्स कितना कितना होना चाहिए। जो राउंडेड एग्रीगेट्स है उसमें 32% होना चाहिए या उससे कम। ठीक है, इरेगुलर में 36% होना चाहिए या उससे कम। एंगुलर एग्रीगेट्स में 40% होना चाहिए या उससे कम। फ्लैकी एग्रीगेट्स इसमें क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन किया गया है फाइन एग्रीगेट्स का एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 383 1970। इसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा कोड यूज किया जाता है ग्रेडिंग के लिए एग्रीगेट्स का। इंडियन स्टैंडर्ड 383 1970। अब देखिए जो फाइन एग्रीगेट्स है उनको क्लासिफाई करके रखा है क्लास 1, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के हिसाब से। अब अगर देखा जाए तो फाइन एग्रीगेट्स में ही जो सबसे फाइनर होता है वो आएगा आपका जोन 4 में, और जो सबसे कोर्सर होगा, कोर्सर फाइन एग्रीगेट्स होगा, वो जोन 1 में आएगा। ठीक है, और बाकी जो आईएस कोड के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से सभी के बारे में दे के रखा है कि ग्रेडिंग कितना होना चाहिए, परसेंटेज पासिंग कितना होना चाहिए। डिपेंड देखिए यहाँ पे जो सीव है, सीव के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पासिंग का वैल्यू दे के रखा है। आपको ये याद रखना है क्योंकि एसएससी वगैरह में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, या स्टेट लेवल के एई या जेई में पूछा जाता है कि एक वैल्यू पूछा जाएगा ऐसे 600 माइक्रोन में जोन 2 में कितना वैल्यू होगा परसेंटेज पासिंग, 35 to 59%, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको याद करना है किसी भी तरह। नेक्स्ट है एग्रीगेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स। जो एग्रीगेट्स होता है
हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीगेट्स, राउंडेड भी यूज कर सकते हैं, एंगुलर भी यूज कर सकते हैं, फ्लैकी भी यूज कर सकते हैं। राउंडेड हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोग को वर्केबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट्स में क्या है, पानी कम होने से भी चल जाता है, इसीलिए ज्यादा वो वर्केबल बनेगा, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया कम होता है राउंडेड एग्रीगेट्स में। लेकिन एंगुलर एग्रीगेट्स में क्या है, पानी की ज्यादा जरूरत है, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा, उसमें स्ट्रेंथ अच्छा होगा एंगुलर एग्रीगेट्स में, इसीलिए बॉन्डिंग, अच्छा बॉन्डिंग के लिए एंगुलर एग्रीगेट्स यूज किया जाता है। और उसके बाद फ्लैकी एग्रीगेट्स वो एग्रीगेट्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं है, ना इधर वर्केबिलिटी अच्छा होता है ना तो इनका स्ट्रेंथ अच्छा होता है फ्लैकी एग्रीगेट्स का। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, इनके बारे में शेप जो है वो शेप दे के रखा है कि किसका कैसा कैसा शेप हो सकता है। जैसे इसका जो शेप है ये राउंड है, ये एंगुलर है, कोई भी शेप होगा। फ्लैकी का मतलब है लंबा वाला एग्रीगेट। ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ एग्रीगेट। इसके बाद ये दे के रखा है कि स्मूथ एग्रीगेट शुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई वर्केबिलिटी। इसके बाद ये दे के रखा है कि जितने भी एग्रीगेट्स स्मूथ होगा उनका वर्केबिलिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि स्मूथ एग्रीगेट्स का सरफेस एरिया कम होता है, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो पानी हमें कम जरूरत पड़ेगा पूरा एरिया को फिल करने के लिए। दैट इज वाई वर्केबिलिटी इज हायर फॉर स्मूथ एग्रीगेट। और अगर रफ एग्रीगेट्स होगा उनका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, वर्केबिलिटी लेकिन कम होगा, जैसे एंगुलर एग्रीगेट्स हो गया। उसके बाद साइज ऑफ एग्रीगेट्स, जो एग्रीगेट्स का साइजेस है कैसा कैसा हमें यूज करना होगा उसके बारे में यहाँ पे बता के रखा है। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे कोई मेंबर बनानी है, जैसे ये बीम बनानी है, अगर ये बीम बनानी है तो अगर उसका मान लीजिए साइज जो है 250 mm है बीम का साइज, तो मुझे क्या करना होगा, एग्रीगेट वही यूज करना होगा 1/4 साइज, 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस, मतलब 1/4 ऑफ 250, ये साइज मुझे यूज करना होगा मिनिमम, नहीं सॉरी मैक्सिमम साइज। उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते पत्थर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, साथ में क्या है, रीइंफोर्स। अगर मान लीजिए आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग कंक्रीट को यूज करेंगे तो जो भी हम लोग का सरिया होगा, सरिया के बीच में जो भी स्पेसिंग होगा उस स्पेसिंग से हमें 5 mm छोटा लेना होगा एग्रीगेट, ताकि क्या है इसके अंदर आसानी से चल जाए। नहीं तो क्या होगा, वो फंस जाएगा और कॉम्पैक्ट नहीं होगा, फिर उसमें अलग ही प्रॉब्लम होगा फिर इसके कारण। ठीक है, तो इसीलिए जो भी स्पेसिंग बनता है दो रीइंफोर्समेंट के बीच में, उससे 5 mm छोटा एग्रीगेट हमें चूज करना है। साथ में ये भी बताया है कि एग्रीगेट जो है 20 mm मैक्सिमम साइज हमें यूज करना है, 20 mm से छोटा ही हमें ज्यादातर यूज करना है अगर आरसीसी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कोड बुक में दे के रखा है। ठीक है, उसके बाद कुछ टेस्ट है एग्रीगेट के ऊपर, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट, एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट, एग्रीगेट एब्रेशन टेस्ट, एग्रीगेट फाइननेस मॉडुलस टेस्ट और फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट। एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट का काम क्या है, इस टेस्ट का काम है हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना। ठीक है, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। इस टेस्ट का काम है हमें टफनेस फाइंड आउट करना, कि जो हम लोगों का पत्थर होगा उसका टफनेस क्या है। ठीक है, टफनेस फाइंड आउट करना है। उसके बाद एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, इससे हमें फाइंड आउट करना है पत्थरों का रेजिस्टेंस क्या है अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस कितना है पत्थरों का। ठीक है, फाइननेस मॉडुलस का मतलब है कौन कौन सा टाइप ऑफ एग्रीगेट्स यूज करके रखा है, कितने टाइप ऑफ एग्रीगेट्स आर यूज। फ्लैकीनेस का ये मतलब है कितना लंबा पत्थर हम लोगों ने यूज करके रखा है। ठीक है, फ्लैकीनेस। इसके बाद नेक्स्ट है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैं बता रहा हूं टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स। देखिए हमें क्या करना है, पहले एक जितने भी एग्रीगेट्स हमें टेस्ट करना है वो क्या करूंगा मैं, पहले तो छलनी से पास करना होगा। कौन सा, 12.5 mm का छलनी लेना होगा और 10 mm का छलनी लेना होगा। तो 12.5 से पास करना होगा और 10 mm में रुकना होगा, मतलब रिटेन होना होगा। तो इनके बीच का जो भी पत्थर है उसको हम सिलेंडर में प्लेस कर देंगे। जो सिलेंडर यहाँ पे दे के रखा है उस सिलेंडर में मैं क्या करूंगा, इस सिलेंडर में मैं डाल दूंगा। डालने के बाद इसके ऊपर मैं वेट डालूंगा। कितने वेट होगा, वेट जो होगा वो 40 टन का होगा। उसके ऊपर वेट वजन डालूंगा 40 टन का।
उसके बाद ये पत्थर क्या है, ये टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, मुझे 2.36 mm छलनी से फिर से पास कराना होगा। उसके बाद जितने भी एग्रीगेट्स पास हो चुका है उस एग्रीगेट का वेट लेना है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वेट ऑफ द एग्रीगेट, जितना एग्रीगेट्स हम लोगों ने लिया था, दैट इज नोन एज द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है वो 30 होना चाहिए रास्ते में यूज करने के लिए, और मैक्सिमम 45 होना चाहिए अगर कोई बिल्डिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन वगैरह में दूसरा यूज करेंगे, ठीक है। 30 और 45 रेंज है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ये जो एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्टर है इसमें क्या है, ये वाला जो हैंडल है ना, ये वाला हैंडल एक्चुअली ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ रहता है। तो इसके बाद क्या करूंगा, एक नीचे एक छोटा सा माउल्ड होता है, इसके ऊपर ये जो एक्चुअली इसका वेट जो है, वजन जो है इसका 14 किलो है, 14 किलो, और 38 सेंटीमीटर हाइट से इसको ड्रॉप किया जाता है। कितनी बार ड्रॉप करना होगा, 15 बार हमें ड्रॉप करना होगा, ठीक है, माउल्ड के ऊपर। उसके बाद देखेंगे कि जो भी एग्रीगेट्स लिए थे उस एग्रीगेट्स को हमें 2.36 mm छलनी से फिर से पास कराना होगा। तो कितना पास हो चुका है, कितना एग्रीगेट पास हो चुका है, डिवाइडेड बाय द टोटल एग्रीगेट, दैट विल बी द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। ये वही होगा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। सिमिलरली क्या होगा, जैसे एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की तरह एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू में मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू 30 होना होगा रास्तों के लिए, पेवमेंट के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू 45 होना होगा अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस के लिए। सेम है लगभग दोनों ही। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, इसमें क्या होगा, ये जो ड्रम है लॉस एंजेलिस एब्रेशन टेस्टिंग मशीन है, इसमें ये ड्रम है, ड्रम के अंदर लोहे का क्या होगा, बॉल्स होगा, उसका वजन कम से कम 390 से लेके 445 ग्राम का एक बॉल का वजन होता है। अब ये क्या करूंगा, मैं 500 बार इसको पत्थरों के साथ रोटेट करूंगा, अंदर होगा पत्थर और साथ में जो आयरन बॉल्स वो होगा, और कितनी बार रिवोल्यूशन कराऊंगा, 1 मिनट में मुझे 33 से लेके 36 रिवोल्यूशंस मुझे कराना होगा। रिवोल्यूशन कराने के बाद मैं देखूंगा, और जो लोहे का बॉल्स होता है उसका डायमीटर होता है 48 mm, ठीक है, 48 mm डायमीटर होता है, और 390 से लेके 445 ग्राम वजन होता है, वो रोटेट कराऊंगा। उसके बाद एग्रीगेट्स मैं उसको निकालूंगा 400-500 बार रोटेट करने के बाद, और मैं जैसे इसके प्रीवियस 2 एक्सपेरिमेंट्स है उस पे मैंने पास करवाया था 2.36 mm सीफ से, छलनी से, लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट में मैं पास कराऊंगा 1.7 mm सीफ से। जब मैं पास करा दूंगा उसके बाद क्या करूंगा, जितने पास हो चुका है उसका वजन डिवाइडेड बाय द टोटल वेट करूंगा, दैट विल बी द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। और एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू जो है वो 30 होना होगा मैक्सिमम रास्तों के लिए, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, और मैक्सिमम अदर कंस्ट्रक्शन के लिए 45 की जगह 50 होगा। बाकी 2 एक्सपेरिमेंट में 45 था, इसमें 50 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस एक ऐसा टेस्ट है जिससे मैं फाइंड आउट करूंगा कि एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल जो है वो कौन सा साइज ऑफ पार्टिकल से एवरेज अवेलेबल है, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब 20 mm का भी पत्थर होगा, 25 का भी होगा, 12 का भी होगा, लेकिन सबसे एवरेज पत्थरों का साइज सबको मिला के कितना होगा, द मीन डायमीटर कितना होगा, वही है फाइननेस मॉडुलस टेस्ट। कैसे करेंगे, पहले हमें सीफ से पास कराना होगा 80, 40, 20, 10, ये छलनी है, 1 से लेके 1 हमें रखना होगा सीरियली, 4.75, 2.36, 1.15, 1.18, 600, 300, 150, ठीक है। उसके बाद हमें 100 ग्राम पत्थर लेना है और पास करा देना है एकदम ऊपर 80 mm वाला छलनी के ऊपर रख देना है। फिर देखेंगे एक एक धीरे धीरे पास हो गया, कितना वेट फिर अभी सीफ के ऊपर छलनी के ऊपर रह गया है, जितना वेट रह चुका है उस वेट को हम लोग लेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज लेने के बाद कितना क्यूमुलेटिव रह चुका है वो कितना क्यूमुलेटिव वेट लेंगे, जैसे 5 हो गया, 5, 15, 20, उसके बाद इतना लेंगे। लेने के बाद जो टोटल वैल्यू आएगा लास्ट में, मतलब सम करने के बाद, दैट इज 600। यहाँ पे जैसे हम लोग के पास कितना वैल्यू आया, जैसे यहाँ पे हम लोग के पास वैल्यू आया 659, लेकिन इसका मतलब है जितनी भी वैल्यू है
सबको मैंने प्लस किया, प्लस करने के बाद मेरे पास इतना वैल्यू आया, उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो डेट विल 6.59, मतलब यहाँ पे 6.59 mm का सबसे ज्यादा पत्थर है सबको मिला के, डेट इज द फाइननेस टेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्लैकिनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स। दो टेस्ट है, फ्लैकिनेस और इलोंगेशन का मतलब क्या है? फ्लैकिनेस इलोंगेशन का मतलब है, फ्लैकिनेस का मतलब है कि ये जो एक प्लेट है ना इससे कितना पास हो सकता है, दैट इज फ्लैकिनेस। इलोंगेशन में भी लेंथ गॉस से कितना पास हो जाएगा, दैट इज इलोंगेशन इंडेक्स। लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि फ्लैकिनेस इंडेक्स, फ्लैकी एग्रीगेट्स का लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है वो 0.6 या 3/5 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन होना होगा, और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स जो है उनका लेंथ जो है 1.8 टाइम्स या 9/5 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशंस होना होगा। ये दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एई जेई या एसएससी वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्लैकिनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स में दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द एग्रीगेट हैविंग साइज लेस देन 6.3 mm। अगर पार्टिकल का साइज 6.3 से कम हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट sufficient quantity of aggregates are taken such that 200 pieces of each fraction can be tested। 200 pieces हमें चाहिए minimum। So flackiness index is will be equal to the weight of the aggregates as passing through slot of thickness gauge। जो thickness gauge है उसका slot से जो जितने भी weight पास हुए हैं divided by the total weight of sample into 100। और elongation index में क्या है? weight of the aggregates retained on weight of the aggregates which are retained on the length gauge, passing नहीं retained on the length gauge कितना रह गया है, divided by the total weight into 100 is the elongation index। उसके बाद this elongation test is performed with the help of the metal thickness gauge that consists of the number of openings। इसमें बहुत सारे openings है, ठीक है, through which aggregates of each fractions are passed piece by piece, and the weight of the aggregates passing through all the openings is expressed as the percentage of original weight of the aggregate is termed as flackiness index। फ्लैकिनेस इंडेक्स वैल्यू, जो फ्लैकिनेस इंडेक्स वैल्यू होगा वो कंक्रीट के लिए 35 से छोटा होना होगा, 35 से छोटा होना होगा, और रास्तों के लिए 15 से छोटा होना होगा, और बाकी क्रस्ट एग्रीगेट जो है उनके फ्लैकिनेस इंडेक्स 30 से कम होना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो जितने भी एग्रीगेट्स के ऊपर टेस्ट की फ्लैकिनेस इंडेक्स क्या है, इलोंगेशन इंडेक्स क्या है, फाइननेस मॉडुलस टेस्ट क्या है, फिर उसके बाद एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट क्या है, एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट क्या है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट क्या है, उसके बाद कहाँ कहाँ एग्रीगेट्स का साइजेस क्या होना चाहिए आरसीसी में यूज करने के लिए या नॉर्मल मेंबर में यूज करने के लिए, एग्रीगेट्स राउंडेड एग्रीगेट्स, एंगुलर और फ्लैकी एग्रीगेट्स कैसा है दिखने में, और कहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, स्टैंड बढ़ाने के लिए कौन कौन सा एग्रीगेट हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद जो फाइन एग्रीगेट्स है उनके सीफ्स 4 जोन हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, ठीक है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, और उसके बाद एग्रीगेट्स। तो ये हो गया आप लोगों का एग्रीगेट्स के ऊपर वीडियो की, मतलब एग्रीगेट्स के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर किसी ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी जितना हो सके दोस्तों वगैरह से शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।